हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 8 कक्षा 8 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सभी चैप्टर्स की सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने फ्रेंड्स पहले के सभी चैप्टर्स को कर लिया कवर, जिसमें हमने संसाधन प्रताप पढ़ा, भारतीय कृषि को पढ़ा, उद्योग को पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स उद्योग का पार्ट खा में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वस्त्र उद्योग के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वस्त्र उद्योग की ओर बढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमने किया संसाधन, तो संसाधन के सभी पार्ट को किया। अगर आपने इसको वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अब इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं वहाँ से। आगे देखेंगे हम तो फ्रेंड्स भारतीय कृषि को भी हमने कवर किया, उद्योग को कवर किया, जिसमें हमने लौ इस्पात उद्योग पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र उद्योग, तो 3.2 यानी कि खा पढ़ेंगे हम उद्योग के चैप्टर का। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो अगर आप चैप्टर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कुछ चैप्टर है आपके पास। वस्त्र उद्योग जैसा कि आप जानते हैं, उद्योग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले की वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारा वस्त्र यानी कि कपड़े के उद्योग, कपड़े के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशन वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कुछ बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखिए, ये यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये बाकी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये तो मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ तक करेंगे हम। तो आइए फ्रेंड्स बारी बारी करके इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल, टेक्सटाइल का मतलब होता है, टेक्सटाइल्स का मतलब क्या होता है? तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। तो पर पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा, बुनना। सवाल नंबर 2, देश में कपड़े के मील सबसे पहले लगाई गई, तो कहाँ लगाई फ्रेंड्स? तो सबसे पहले कलकत्ता में लगाई गई और 1818 ईस्वी में लगाई गई। लेकिन ये काम नहीं किया फ्रेंड्स, बाद में मुंबई में लगता है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है, और ये वाला मील उतना कामयाब नहीं होता है। लेकिन अगर सवाल पूछेगा तो सवाल यही है, देश में कपड़े की मील सबसे पहले कहाँ लगाई गई? तो कलकत्ता में लगाई गई। कब लगाई गई? तो 1818 ईस्वी में लगाई गई। ये देखिए, अगला ही सवाल आ गया हमारा यहाँ पे, अगला ही सवाल आ गया, 1854 में कपड़े की मिल लगी, तो कहाँ लगी फ्रेंड्स? तो मुंबई में लगी। ये वही मिल है फ्रेंड्स जो कलकत्ता के बाद लगाई गई, और ये मिल कैसी रही? तो कामयाब मिल रही। इसी ने कामयाबी को पाया। तो अगला सवाल अगर आप देखें फ्रेंड्स, तीसरा नंबर सवाल है ये हमारा, तीसरा तो कर लिया, चौथा सवाल, सिल्क प्राप्त होता है, तो सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो सिल्क प्राप्त होता है हमको कोकून नाम के एक कीड़े से प्राप्त होता है सिल्क, जिसको इंग्लिश में सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, सिल्क वॉर्म। तो उसका नाम क्या है? कोकून। आगे बात करते हैं पांचवा नंबर सवाल, तो वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, तो कपड़े के बिजनेस करने के लिए क्या आवश्यक है? तो फ्रेंड्स कोई भी बिजनेस करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, और श्रम मतलब मेहनत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, मतलब वस्त्र उद्योग के लिए इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो पाँचवा का सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे, फोकस के साथ, तो बिल्कुल आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। तो पहला सवाल है, भागलपुर शहर डैश वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप बिहार से रिलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि भागलपुर शहर जो है वो रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा वस्त्र? रेशमी वस्त्र, रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल, सूती वस्त्र उद्योग एक डैश उद्योग है, तो कैसा उद्योग है? तो स्वच्छंद उद्योग है। इस स्वच्छंद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से स्वच्छंद लिखते हैं। तो किस तरह का उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तीसरा नंबर सवाल, कपड़ों की बुनाई को डैश कहा जाता है, तो अभी आपने ऊपर में देखा था कि कपड़े की बुनाई को क्या कहते हैं? तो टेक्सटाइल कहते हैं, टेक्सटाइल, इस तरह से लिखेंगे टेक्सटाइल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कपड़े की बुनाई को क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल कहा जाता है। चौथा नंबर सवाल, ढाका। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि फ्रेंड्स ढाका किसकी राजधानी है? ढाका किसकी राजधानी है? डैश के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो ढाका किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तो मलमल के कपड़े के लिए प्रसिद्ध रहा है। क्या लिखेंगे? मलमल। तो इस तरह से मलमल हो जाएगा ढाका। पांचवा नंबर सवाल, अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो इस तरह से लिखेंगे मैनचेस्टर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जैसे कि अभी मैंने सवाल पूछा था फ्रेंड्स आपसे कि ढाका कहाँ की राजधानी, अगर आपने कमेंट सेक्शन में अब तक कर दिया है तो सही है, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और एक क्वेश्चन और देता हूँ, बांग्लादेश के करेंसी मतलब वहाँ के रुपया का क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं हमको, बांग्लादेश के करेंसी का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका सवाल देखते हैं। तो सवाल देखिए फ्रेंड्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं।
तो ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है, प्राकृतिक रेशे क्या है? प्राकृतिक रेशे क्या है? तो भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास, जूट, ये सभी क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ बकरियों, कोकून तथा पौधे से तैयार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल करते हैं, जब प्राकृतिक रेशा हो गया तो मानव निर्मित रेशा क्या होता है? तो मानव निर्मित रेशा किसको कहते हैं? तो वैसे रेशे को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के बाद इंसान अपने से बनाता है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो इन रेशों का नाम लिखना था, तो नाम क्या है? नायलॉन हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि आर्टिफिशियल सिल्क मतलब आर्टिफिशियल रेशम किसको कहते हैं? मानव निर्मित रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशम के का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताएं। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों? मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता क्यों होता है? तो ये सवाल है फ्रेंड्स, तो सवाल का हम जवाब करेंगे। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मशीनों से जो कपड़ा जो बनाया जाता है वो सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि मशीनें जल्दी जल्दी तैयार करती है, लेकिन जब इंसान उसको तैयार करेगा तो उसको तैयार करने में देर भी लगेगा और वो जल्दी से तैयार भी नहीं होगा और महंगा भी होता है, कॉस्टली होता है। तो इसका जवाब देखते हैं, मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है, प्राचीन काल से ही हम धागे से कपड़े को बुनना जानते हैं, लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है। ये एक पूरा बिजनेस सेक्टर बन चुका है, मैन्युफैक्चर सेक्टर बन चुका है, उद्योग ले चुका है। मशीनों से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसलिए मशीनों से कपड़ा का उत्पादन क्या होता है? सस्ता होता है। अगर हम मशीन से कपड़ा बनाएंगे तो जल्दी बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मशीनें जल्दी जल्दी बनाती हैं उसको, जो कि इंसान की बस की बात नहीं है। इंसान उतना तेज़ नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या पड़ता है? सस्ता पड़ जाता है। आगे बात करेंगे, चौथा नंबर सवाल हमारा, गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों? तो गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना तथा दिल्ली से होती है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक मात्रा में मील है तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो गर्म कपड़ों की थोक कहाँ मिलेगी हमको? लुधियाना में मिलेगी और साथ ही साथ दिल्ली में मिलती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है? अधिक मात्रा में मील है, कपड़े जहाँ मील किसको कहते हैं? जहाँ कपड़े को तैयार किया जाता है। और कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है और मार्केट में ही सारा कुछ मिलता है, जिससे कपड़े की उपलब्धता आराम से हो जाती है, कम कीमत पर मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स चारों सवाल को। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो कि 200 शब्दों में करना है अधिकतम। इससे पहले हमने 50 शब्द में किया, अब 200 शब्दों में करेंगे। तो वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन करें। अगर आपको वस्त्र उद्योग लगाना है तो कौन कौन से सहायक कारक हो सकते हैं उसका वर्णन करना, एक्सप्लेन करना है। तो पहला हो जाएगा फ्रेंड्स, कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डैश दे देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश दिया हुआ नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? कच्चे माल की उपलब्धता। अब इसके आगे लिखेंगे, वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमी के कारण गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। क्योंकि कॉटन किससे बनता है? कपास से बनता है। तो यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कपास जो है यहाँ पे आराम से मिल जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात जैसे क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आराम से वो कपड़ों के मीलों को लगाया जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आने जाने का जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। तो गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वर है। ऊन से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब, कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा? कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कारक? तो परिवहन की सुविधा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। तो वस्त्रों से संबंधित उत्पादन क्षेत्र निर्यात व आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु इत्यादि बंदरगाहों, सड़क, रेल मार्गों व वायु मार्गों से नज़दीक अवस्थित है। इससे कच्चा व तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देशों से आधुनिक मशीनें भी आयात करने में सुविधा होती है। तो जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, एक जगह माल दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। हम रोड से पहुंचाया जाए, पानी के जहाज़ से पहुंचाया जाए या हवाई जहाज़ से पहुंचाया जाए, कैसे भी पहुंचाया जाए, लेकिन पहुंचने की सुविधा होनी चाहिए। अगर सुविधा मिल जाएगी तो आप वहाँ पर आराम से कच्चे माल को भी पहुँचा सकते हैं और बने हुए माल, तैयार माल को भी पहुँचा सकते हैं। तो ये वस्त्र उद्योग में एक सहायक कारक बन सकता है।
अगला बात करें तो तीसरा पॉइंट है जलवायु, क्लाइमेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? तो वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। अगर जलवायु नम नहीं होगी तो कपास के रेशे से निर्मित धागे टूटने लगेंगे। इस अवस्था में धागों में गांठ पड़ जाएगी और कपड़े की बुनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसी जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। मतलब जलवायु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्म जलवायु रहेगा तो वहाँ पे कपास अच्छे से नहीं हो पाएगा, और कपास अच्छे से नहीं होगा तो वो कपास टूटने वाला कमज़ोर कपास बनेगा। तो कपड़े के लिए कपास बनना ज़रूरी है और कपास मजबूत कपास बनना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने देख लिया फ्रेंड्स। चौथा बात करें अगर आप तो चौथा पूंजी की उपलब्धता, मतलब पैसे की उपलब्धता होनी भी ज़रूरी है। तो मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेशक उपलब्ध हैं जो पूंजी लगा सकते हैं। मुंबई के प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किया उसे वस्त्र उद्योग में लगाया, जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी विस्तार मिला है। तो पूंजी भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। आगे बात करें तो श्रम की उपलब्धता, मजदूर हमको अवेलेबल हो जाना चाहिए। जो उसको काम करने वाले लोग हो वो अवेलेबल हो जाते हैं, मेहनत करने वाले लोग, तो भी किसी बिजनेस को फैलाया जा सकता है। तो मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, शोलापुर, रत्नागिरी जैसी जगहों में आते हैं। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने में सुविधा हुई है। अगला बात करें तो ये छठा पॉइंट हो जाएगा वस्त्र बाजार। वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए भी की जाती है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सारा कपड़ा बना लिया, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आप आराम से कपड़ा तैयार कर लेंगे, और आपके पास मार्केट ही नहीं, तो आप उसको बेचेंगे कहाँ? जब तक कोई चीज़ बिकेगी नहीं वो बनेगी क्यों? तो बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास बाजार है तो आप उस सामान को बेच सकते हैं। तो दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ बाजार के आधार पर विकसित की गई हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, सस्ती ऊर्जा की सुविधा। तो मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार कलकत्ता में मिलों को रानीगंज, झड़िया के कोयले से प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को पायकारा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक, अगर हमको बिजली, क्योंकि कपड़े बनेंगे मशीनों से, और मशीन किससे चलता है? तो बिजली से चलता है। अगर हम बिजली महंगा लेंगे तो हमको क्या होगा? कपड़े का कॉस्ट भी ज़्यादा गिर जाएगा। तो हमको बिजली भी कैसा चाहिए? सस्ता चाहिए। तो जहाँ पे बिजली अवेलेबल है हम वहाँ पे अगर अपना उद्योग लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है कि हमको जो ऊर्जा की सुविधा हो वो क्या हो? सस्ती हो। तो इस तरह से हमने सवाल का जवाब देख लिया। फिर 7 पॉइंट से आप किसी भी 3-4 पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 200 शब्द से ये ज़्यादा है, तो आप जितना हो आपको मन उतना आप लिख सकते हैं। अगला सवाल बात करेंगे तो भारत के सूती वस्त्र उद्योग का विवरण देना है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का क्या है? पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं, करते हैं। तो अगर आप जवाब देखें फ्रेंड्स, तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, 1/4 है। आगे बात करें तो भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। 1950 में 4 ही अरब था, जो अब कितना हो गया है? 34 अरब हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास से धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो पहले हमने देख लिया इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स कि भारत में किस तरह से व्यापार बढ़ा है। पहले जो 4 अरब मीटर कपड़ा बनता था, अब कितना बन गया है? 34 बन गया है। और इससे आधुनिक वस्त्र कैसे उत्पादन किया जाता है? तो पहले हम ग्रीनिंग प्रोसेस जाते हैं, फिर उसके बाद गांठ बनाते हैं कपास से, फिर गांठों से धागे बनाते हैं और धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से अभी हमने इस सवाल में देखा फ्रेंड्स कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का क्या विवरण है, एक्सप्लेनेशन है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएंगे फ्रेंड्स तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।